गया था थोड़ा सा, है ना, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सी पार्ट सेकेंड, स्टैटिकल फिजिक्स यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के टॉपिक्स आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कल शायद कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कितने टॉपिक बाकी हैं, तो बस हमारा कल वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक और टॉपिक आपका बाकी है। ठीक है, सिलेबस आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये है कि उसके बाद में मैं देख लूँगी आप लोगों का, हो सकता है कल मैं एक और क्लास लूँ या फिर ना भी लूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैं एक बार फिर आपका, क्योंकि एक तरीके से आपका कंप्लीट कोर्स तो हो चुका है, चारों यूनिट आज कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। फिर भी अगर मुझे कहीं लगा कि कोई टॉपिक ऐसा उस टाइम जो मैंने छोड़ा हो, करवाना ज़रूरी है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ हो, या फिर और भी कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर दिख जाए जो लास्ट ईयर्स के आए हों इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ अगर दिख गया तो हो सकता है उनको कराने के लिए एक क्लास हम और ले लेंगे। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं लगा तो मे बी ये आपकी स्टैटिकल फिजिक्स की फाइनल क्लास होगी। ओके, तो उसके बाद ये है कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियोस को देखिए। कुछ भी अगर किसी टॉपिक में डाउट भी लगता है ना, उसका तरीका क्या होता है, आपने एक बार जैसे वीडियो पढ़ा, मान लो आपको लगा कि उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, आप कोई बात नहीं, भले डाउट्स लग रहे हो, एटलीस्ट एक बार लिखने का काम आप कर लो। यहाँ से देख करके जो भी मैं बोल रही हूँ एज इट इज़ पूरा कॉपी में उतार लो, एक बार उस चीज़ को पढ़ करके देखो। ठीक है, लिखते लिखते हम खुद पे थोड़ा पढ़ते रहते हैं, अगर फिर भी लगे समझ में नहीं आए तो एक बार वो वीडियो वापस देख लो। एक बार आप देखोगे, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। और कितनी सारी चीज़ें जो पहली बार में क्लियर नहीं होती, लेकिन दूसरी बार देखते ही क्लियर हो जाती है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, कोई चीज़ शायद मुझे खुद को इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन जब मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ तो अपने आप वो चीज़ दिमाग में क्लिक हो जाती है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से आई हुई है, मुझे खुद को भी कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये हम सबके साथ होता है। कोई टॉपिक हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन दूसरी बार अगेन देख लिया करो वीडियो को, ओनली नॉर्मली, भले ही आप ठीक है कुछ काम कर रहे हो, ओनली ईयरफोन लगा करके धीरे धीरे सुनते रहो, एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते दिमाग में हमारी वो चीज़ें क्लिक हो जाती है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टैटिकल फिजिक्स हमने देखो आराम से मज़े मज़े में पढ़ लिया, 1-1.5 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। 1-1.5 महीने भी तब लगे हैं जब मैंने तो आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है। ठीक है, आप लोग पता नहीं इतना पूरा का पूरा पढ़ोगे या नहीं, या थोड़े बहुत टॉपिक्स छोड़ करके आप लोग पढ़ोगे तो बहुत ही विद इन फ्यू डेज आप लोगों का कोर्स आप लोग कंप्लीट कर लोगे। एग्जाम में अच्छे से करके आना, जैसा भी पेपर आए अपना 100% देने की कोशिश करना, ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है, और मैंने मेहनत की तो मेरी मेहनत भी ताकि सक्सेस हो जाए, आप लोग का रिजल्ट आएगा तो मेरी मेहनत भी सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ज़रूरी नहीं है कि यही आपकी लास्ट क्लास हो, मैं फिर बता दे रही हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ पॉसिबल लगा तो वो खैर मैं कल वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है ना, वीडियो तभी बनाया जाएगा अगर कुछ एक ऐसे न्यूमेरिकल्स मिले सब चैप्टर्स में जो कहीं ना कहीं पहले हमने नहीं किए हों, तो अब क्योंकि लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया है कि हम एक आध दिन कोई ऐसी क्लास और ले सकते हैं कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो अगर ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो उसके रिगार्डिंग मैं एक आध कोई वीडियोज़ आपके और बना करके अपलोड कर दूँगी। और अगर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, वीडियो अपलोड नहीं हो, तो आप समझ जाना कि ऑब्वियसली सी बात है ऐसा कुछ और चीज़ नहीं है, जितना करवाया है उतना सफिशिएंट है, तो आप लोग उसको ध्यान लगा करके पढ़ लें। क्लियर है, चलिए, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम देख रहे थे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति देख रहे थे हम कि विसंगति किस प्रकार से। विसंगति के लिए हमने क्या देखा कि हमने देखा कोई भी परमाणु होता है उसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो दो प्रकार की ऊर्जा आ रही थी। कौन कौन सी ऊर्जा आ रही थी, एक तो हमारे पास सीवी आ रही थी परमाणु। परमाणु से मतलब हमारा क्या था, परमाणु से मतलब था कि किसी अणु को जब ऊष्मा दी जाती है तो उनमें क्या होते हैं, कंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, उन वाइब्रेशंस के कारण जो एनर्जी होगी और उसके कारण जो विशिष्ट ऊष्मा आएगी वो सीवी परमाणु कहलाएगी। प्लस दूसरी कौन सी होती है कि यहाँ पर जो इनमें वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपनी जगह से थोड़े बहुत ही सही लेकिन मूव करते हैं। मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो उनके स्थानांतरण के कारण गति आती है, ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाती है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक। सीवी इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर है। हमने क्या देखा था, तो सीवी परमाणु की हमने बात की, तो परमाणु के लिए हमने नॉर्मली ये देखा कि हमें पता है
टोटल यहाँ पर एनर्जी किस टाइप की थी, कुल एनर्जी की बात हमने की कि प्रति कण के लिए हमने देखा था ऊर्जा के सम विभाजन सिद्धांत से एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 kT के इक्वल होती है। क्लियर है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे कंपन के संगत हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपन के संगत, तो कंपन किस डायरेक्शन में हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। या फिर अगर हम एक विमीय के सापेक्ष भी अगर हम लेंगे तो हमारे पास इसकी औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी थी टोटल वो हमने किसका देखा था, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों के इक्वल होती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों की वैल्यू हमने क्या देखी थी 1/2 mv² और प्लस kx², यही होती है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस kx² क्या होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों आप देख रहे हो वेग का और पोजीशन का क्या होता है द्विघातीय फलन होती है। मतलब हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई थी, कुछ भी नोट नहीं करना है, ये सब आप कर चुके हो, बस हम थोड़ा सा उसको समराइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। 1/2 kT मतलब टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी हमारे पास kT। kT किसके लिए आया था हमारे पास, 1 डायमेंशन के लिए आया था। हम यहाँ पे बात करेंगे किसी पूरे 3 डायमेंशन में, पूरे स्पेस में, जैसे कोई कण बीच में पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3 kT, ठीक है। किसी एक मोल के लिए ले ले तो n इंटू के किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, तो 3RT, ये कंडीशन हमारे पास आई थी। प्लस दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक की बात, ये वैल्यू आई थी हमारे पास सीवी परमाणु की बात आई थी, ठीक है, सीवी परमाणु। दूसरी चीज हमने देखी सीवी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की जो स्थानांतरण गति हुई, तो हमने क्या देखा कि स्थानांतरण गति केवल और केवल किसके कारण होती है, उसकी गतिज ऊर्जा के कारण। ऑब्वियसली सी बात है, स्थानांतरण हो गई गतिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा का उसमें तो कोई रोल होगा नहीं। इसका मतलब जो अपने पास ये जो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है इसके लिए एनर्जी ओनली किसके इक्वल होगी 1/2 kT² के बराबर, ठीक है। 1/2 kT हम इसको मान सकते हैं, mv² के बराबर होगा ओनली गतिज ऊर्जा के बराबर, तो वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी 1/2 RT के बराबर, ठीक है। RT मान लो kT मान लो कुछ भी, 1/2 RT ले लो इसको, ठीक है ना, n के इक्वल 1/2 RT ले ली, 3 डायमेंशन के लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 RT। क्लियर है। तो हमारे पास सीवी की टोटल वैल्यू, सीवी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3R और सीवी इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3/2R। तो टोटल वैल्यू हमने कितनी देखी 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2R। क्लियर है। ये वैल्यू हमारे पास आई, जबकि इससे प्रीवियस चैप्टर में जब हमने देखा था ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, तो डिबाई मॉडल के अकॉर्डिंग वही चीज हमने देखी थी, आइंस्टीन मॉडल में कुछ कमी देखी थी और डिबाई ने मॉडल दिया था, तो वहां से हमें विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर मिल रही थी, ओनली 3R के इक्वल मिल रही थी। मतलब ओनली एक तरह से परमाणु की जितनी टोटल आ रही है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा इसके बराबर मिल रही थी। तो ये एक प्रकार की क्या थी, विसंगति थी। ये विसंगति भी किन दोनों के बीच में थी, बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये थी, क्वांटम हमारे पास ये दे रहा था 9/2R। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिला, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से मिला। फर्मी-डिराक से कैसे मिला कि हमने फर्मी-डिराक का ग्राफ देखा हुआ है, उस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि सारे के सारे जो भी अणु हैं उसमें उन फर्मी-डिराक के अकॉर्डिंग कि हमने उसमें अलग अलग नहीं कर रखा, ठीक है, कि इनके पास परमाणु ऊर्जा है या ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है या ये स्थानांतरण गति से जुड़े हुए हैं, कुछ भी वो नहीं जोड़ा। उन्होंने ये देखा कि किसी भी कोई से भी एटम्स होंगे उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, फर्मी एनर्जी के बराबर होती है वो, ठीक है। और फर्मी एनर्जी की अधिष्ठान प्रायिकता किसके बराबर बताई, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी थी 1। क्लियर है। तो वहां से ये जो इसमें बीच में जो कॉन्सेप्ट आ रहा था आधो की वैल्यू ये वो आधो की है, ये वैल्यू इस ग्राफ के कारण क्या हो गई, ये वैल्यू तो हो गई खत्म। ये थी हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 आ रही थी। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये मान खत्म हो गया और यहाँ पर अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आते ही हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई थी, ई बराबर हमारे पास ये आ गया था T²/EF इंटू एन, ठीक है। EF की वैल्यू से हम ई निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे पास थी ई की वैल्यू थी, तो यहाँ से फिर जो हमने सीवी निकाला हमारे पास यहाँ से सीवी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो सीवी कितना हो जाएगा आपका D/dt। ये सब आप कर चुके हो इसलिए दोबारा नोट मत करना, 2kT² इंटू T/EF इंटू में n। अब हमें किसके प्रोपोर्शनल मिल रही है, सीवी मतलब यहाँ से T के प्रोपोर्शनल मिली है, ठीक है ना, सीवी T के प्रोपोर्शनल मिली। तो सीवी इलेक्ट्रॉन को अगर हम जो मैथमेटिकली जो हमें ये रिजल्ट तो हमें मिला है किससे, एक्सपेरिमेंटली मिला, ठीक है। मैथमेटिकली जो हमें रिजल्ट मिला ये हमें मिला है प्रयोग विधि से, एक्सपेरिमेंटली।
और वैसे हमें सी वी का मान क्या मिला, पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड इंटू 2k² t अपॉन ई एफ इंटू में एन। ठीक है, ये हमें सीवी का मान मिला किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिकली जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर z किसको बोला, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। z क्या है, प्रति परमाणु कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या है। तो z किसी कंडीशन में हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमें ऑलरेडी पता है, या फिर संयोजी परमाणु किसी में अगर एक ही मान रहे हैं अगर हम, तो हमारे पास ये वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सीवी की। क्लियर है, या इसको हम ओनली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी पूरी वैल्यू को हम किसके इक्वल मान लें, ये t को छोड़ के बाकी सबको हम a मान लें, तो सी वी इक्वल टू कितना हो गया, ए इंटू टी। इसके लिए सी वी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास ये वैल्यू आई, ए इंटू टी के इक्वल सी वी इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू आ गई। क्लियर है, और सी वी परमाणु हमारे पास ऑलरेडी, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ये जो वैल्यू दिया फर्मी-डिराक का कॉन्सेप्ट यूज किया केवल किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। सी वी इलेक्ट्रॉनिक के लिए ओनली ये वैल्यू आई। जो पहले हमारे पास अभी कितनी आ रही थी, 3/2 आर टी आ रही थी, उसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू टी के बराबर आ गई, चाहे ए की वैल्यू पूरी ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, और सी वी परमाणु तो हमने पहले निकाला ही था, वो तो हमारे पास 3r आ ही रहा था। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम करें सी वी इलेक्ट्रॉनिक अपॉन सी वी परमाणु, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वी इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू यहाँ से हम पूरी पुट कर दे, पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड इंटू k² t इंटू एन अपॉन ई एफ अपॉन 3r। अब यहाँ से शायद कल वीडियो रुका था, मुझे नहीं पता, तो अगर ये आप लोगों ने नोट नहीं किया हो तो कर लो। हमने ये फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकाल करके देखा है, अपॉन 3r करके। क्लियर है, सी वी इलेक्ट्रॉनिक की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी और अपॉन में 3r वैल्यू कर दी। किया था आप लोगों ने, पता नहीं। फिर यहाँ पे आप लोग को ध्यान होगा तो हमने क्या किया था, एक k² है तो एक k को हम n के साथ ले लेते हैं, n इंटू क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट r के बराबर, और एक k एज इट इज रह जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, कुछ पाई स्क्वायर अपॉन 2 z इंटू r, ठीक है, इंटू में k। एक z किससे बना, k और n से, हमारे पास r बन गया है, z एज इट इज, और एक k रह गया है अपॉन ई एफ। ठीक है, और अपॉन में ये वैल्यू कितनी है, 3r। यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू अपने पास आ जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, पाई स्क्वायर बाय 6 कर दें इसको, पाई स्क्वायर बाय 6 इंटू में जेड के। ठीक है, यहाँ पे ये टी भी आएगा इंटू में टी अपॉन ई एफ। क्लियर है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू जो है, अब यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर जेड है, जेड संयोजकता परमाणुओं की संख्या हो गया अपॉन में 6, ये पूरा कांस्टेंट के इक्वल है। तो मेनली जो है वैल्यू डिपेंड करेगी, वो ओनली किस पर डिपेंड करेगी, के टी अपॉन ई एफ पर। किस पर डिपेंड करेगी, ओनली लगभग बराबर हो जाएगी के टी अपॉन ई एफ के। और इनकी वैल्यू टी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ले, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पर, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट क्या आता है, 10⁻⁻2 एंड टी इक्वल टू 300 केल्विन। नोट कर लो।
हमारे पास इन दोनों का रेशियो निकल गया। तो यहाँ से देखो आपको फाइनल देखो फाइनल सीवी इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू हमें कितनी मिली है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक हमें लगभग किसके बराबर मिला है, टी पर डिपेंडेंट हो रहा है, ए इंटू टी। क्लियर है, एग्जैक्टली इक्वल मान लेते हैं, ए इंटू टी के बराबर है। और सीवी परमाणु क्या बताया हमने, 3R। वो 3R कहाँ से आया, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिबाई मॉडल से निकाला था। तो डिबाई मॉडल से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला था, 3R 4/5 पाई की पावर 4, ऐसा कुछ था। क्या वैल्यू थी, 3R इंटू 4/5 पाई की पावर 4 टी क्यूब अपॉन थीटा डी क्यूब, की वैल्यू थी टी क्यूब अपॉन थीटा डी क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पर ए का भी टोटल रिजल्ट हमारे पास अभी पूरा का पूरा रिजल्ट है, ए का भी मैंने डिपेंड कर रहा था टी पर। ए हमने पूरे बाकी कांस्टेंट वैल्यूज को एक इक्वल मान लिया था इनटू टी। यहाँ पर भी बाकी जो भी टी के अलावा जो भी कांस्टेंट बच रहा है उसको भी हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं बी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी इंटू टी क्यूब। क्लियर है। जैसे उसमें टी के अलावा जो भी हमारे पास था उन सबको हमने कांस्टेंट मान लिया ए के बराबर। यहाँ टी के अलावा जो भी कांस्टेंट है इस पूरी वैल्यू को हमने मान लिया बी के बराबर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, बी टी क्यूब। ये हमारे पास इन दोनों के फाइनल रिजल्ट है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का और सीवी परमाणु का। लिख लो। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें विशिष्ट ऊष्मा में और टेम्परेचर में, दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसी है, एक टी क्यूब पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एक टी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये लिख लेना डिबाई मॉडल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ हम ले लेते हैं सीवी विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर टी। ठीक है, सीवी और टी में रिलेशन। तो देखो इन दोनों में जो मेनली सीवी का ग्राफ आता है, टोटल अगर अपन सीवी की बात करें, टोटल सीवी का ग्राफ आता है ये, टोटल सीवी की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से इसके अलावा अगर हम बाकी दोनों की बात करें, एक तो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है और एक है सीवी परमाणु, तो इन दोनों का रिजल्ट हमें कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, और एक वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डायरेक्टली ये। क्लियर है। इसको हम दूसरे पेन से करते हैं ताकि ये डिफरेंस पता चले हमें। ठीक है, ये हमें टोटल सीवी, कुल विशिष्ट ऊष्मा कितनी, सीवी आई थी। हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला था, टोटल सीवी इक्वल टू सीवी इलेक्ट्रॉनिक प्लस सीवी परमाणु, इन दोनों के बराबर था। अब यहाँ से हमारे पास सीवी परमाणु का मान क्या है, बी इंटू टी क्यूब, और सीवी इलेक्ट्रॉनिक क्या है था, अभी जो ऊपर हमने लिखा था सीवी इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू ए इंटू टी के बराबर आया था।
तो यहाँ पर ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये ब्लैक डॉटेड लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सीबी परमाणु को, जो कि टी की क्यूब के अकॉर्डिंग चल रही है, कि जैसे जैसे सीबी का मान, टी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टी के क्यूब के प्रपोर्शनल में सीबी का मान बढ़ता जाएगा, तो बहुत स्पीडली सीबी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन आपकी शो कर रही है सीबी परमाणु, और ये लाइन आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट प्रोपोर्शनल टू टी की, जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा सीबी बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा। तो ये लाइन हमारी शो हो रही है सीबी इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये हमारे पास टोटल सीबी की वैल्यू है। ये टोटल सीबी कैसे है, इन दोनों की मैचिंग से टोटल सीबी मिला है, इन दोनों के टोटल सम से हमें क्या मिला है, टोटल सीबी का मान मिला है। तो इन दोनों के सम में आप देख रहे हो कि ओनली जो इलेक्ट्रॉनिक वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक सीबी की वैल्यू है वो ओनली इसमें से कितना योगदान दे रही है, बहुत कम योगदान दे रही है टोटल में। क्यों, क्योंकि ओनली इतनी सी दूर में ही ये दोनों तरंगे आपस में अतिव्यापित हो रही है, उसके अलावा ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये टोटल अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब इसकी डायरेक्शन तो टोटल सीबी के अलॉन्ग में ही है, तो मेनली जो इसमें योगदान है वो किसका है, सीबी परमाणु का है। सीबी इलेक्ट्रॉनिक का योगदान इसमें केवल ये इतनी दूर का योगदान है, ये इतनी दूर जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर मैच हो रही है, केवल इतना सा योगदान है इसमें सीबी इलेक्ट्रॉनिक का। टोटल सीबी में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का योगदान केवल इतना सा है, बाकी पूरा योगदान किसका है, इस परमाणु का। इसमें लिखो, अर्थात कुल विशिष्ट ऊष्मा में, अर्थात कुल विशिष्ट ऊष्मा में इलेक्ट्रॉनों का योगदान, अर्थात कुल विशिष्ट ऊष्मा में इलेक्ट्रॉनों का योगदान 1% के लगभग होता है, 1% के लगभग होता है, जो प्रयोगों के अनुरूप है। प्रयोग से ये पता चला था कि मेनली जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सीबी परमाणु की वजह से जितना आ रहा है, कि इलेक्ट्रॉनिक वाले वैल्यू पर बहुत कम डिपेंड करती है। और यहाँ से जब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था, हमें जो ग्राफ मिला इससे यहाँ पर क्लियर है कि इस इलेक्ट्रॉनों का जो योगदान है, इलेक्ट्रॉनों के योगदान से मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो मूव हो रहा है, उनके जो स्थानांतरण गति से रिलेटेड जो ऊर्जा है उसके कारण विशिष्ट ऊष्मा, उसका योगदान टोटल विशिष्ट ऊष्मा में बहुत कम होता है, लगभग केवल 1% के लगभग होता है। और 1% योगदान कैसे पता चला कि यहाँ इतनी दूर में केवल ये दोनों वेव्स आपस में मिल रही है, कि योगदान क्या है, इन दोनों की वजह से टोटल योगदान आ रहा है, बाकी जगह हमारे पास योगदान केवल सीबी परमाणु का आ रहा है। ठीक है, और प्रयोगों से हमें यही बात पता चली थी। लिख लिया, तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, टोटल सीबी कुल विशिष्ट ऊष्मा सीबी बराबर क्या होगा, सीबी परमाणु प्लस सीबी इलेक्ट्रॉनिक। इक्वल टू परमाणु कितना है हमारे पास, बी टी क्यूब प्लस सीबी इलेक्ट्रॉनिक कितना है, ए इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट, जहाँ
ये था हमारा ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति, और वे विसंगति किसके द्वारा दूर हुई? फर्मी-डिराक सांख्यिकी के उपयोग करने से ये विसंगति दूर हुई हमारे पास। क्लियर है? मतलब समझ में आया क्या आपको इस टॉपिक का? मतलब यहाँ पे केवल इतना था कि स्टार्टिंग में जब हमने थ्योरेटिकली बात की, देखो थोड़ा सा मैं इसको फिर से आपको बता दूँ अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो, हमने यहाँ पे केवल क्या बात की कि शुरू में अगर हमने दोनों के फॉर्मूले यूज में ले करके, और जैसे हमने नॉर्मली बात की कि भाई ऊष्मा दी तो ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वाइब्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, और वाइब्रेशन के साथ क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कुछ ना कुछ स्थानांतरण गति भी होगी, तो कुल ऊर्जा इन दोनों के कारण होगी, और फिर इन दोनों ऊर्जाओं के कारण हमने टोटल सीवी का मान निकाला, तो हमने क्या देखा, टोटल वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, एक आ गया 3r प्लस एक आ गया 3/2r के। क्लियर है? इसका मतलब जस्ट इसका हाफ आ गया। अगर इसका योगदान पूरा 100% है तो इसका योगदान भी प्लस हमें कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ से हमें पता चली, तभी तो हमारे पास टोटल योगदान कितना आ गया था, 9/2r के बराबर आ गया था। क्लियर है? ये अगर 3r है, टोटल 100% माने तो 3/2r के बराबर है, 50% मिल रहा है, ये हमें मिला। जबकि हमने इससे पहले डिबाई मॉडल ने क्या कहा था, डिबाई ने कहा था कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से तो अपने पास 150% वैल्यू आ गई, ठीक है ना, या हम ये बोले कि इलेक्ट्रॉन का योगदान भी अच्छा खासा वेटेज दिखा रहा है 50% का। जबकि इससे पहले डिबाई जो मॉडल देखे गए थे, डिबाई ने ये कहा था कि विशिष्ट ऊष्मा केवल इस 3r के बराबर होगी, इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनों का योगदान आ रहा था, ये किससे दूर हुआ, फर्मी-डिराक स्टेटिस्टिक्स से। फर्मी-डिराक यूज करके जब हमने क्या यूज किया, फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया, E = हमने क्या यूज में लिया, π² × n/Ef फॉर्मूला यूज में लेकर के जब हमने टोटल वैल्यू निकाली तो हमें फाइनल वैल्यू फिर से क्या मिल गई, तब हमने ये देखा कि हमारे पास जो टोटल सीवी का मान आ रहा था वो किसके बराबर, AT + BT³ इसके बराबर वैल्यू आई है, A और T कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखा, तो ग्राफ में फिर हमें ये चीज़ पता चली यहाँ से कि हाँ इलेक्ट्रॉनों का जो योगदान है वो केवल कितना, बहुत ही माइनर सा है, ओनली 1% के लगभग है। जो मेन योगदान है वो किसका है, सीवी परमाणु का आ रहा है। तो ग्राफ से हमने ये चीज़ क्लियर की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो। नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी। नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिक्स। नाभिकीय स्पिन से रिलेटेड जो भी हमारी स्टैटिकल है वो किस में आती है, नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी में। ठीक है, यहाँ मेनली हम किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, अब क्या होते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, ये आप लोगों को पता है या नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नाभिकीय स्पिन क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है। अभी देखो उस दिन जैसे हमने जब बात की थी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में, मैंने आपको बताया, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी, जो हमने ये देखा कि किसी भी एटम के अगर हम टोटल उसको एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें, तो हमने क्या कहा कि वो 4 क्वांटम संख्याओं पर डिपेंड करता है। जो अपने पास मुख्य क्वांटम संख्या थी, द्विंशी क्वांटम संख्या थी, चक्रण क्वांटम संख्या थी, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ से अभी तक वैल्यू किसकी आई थी, एस की वैल्यू आती थी, जिसको हम स्पिन बोलते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता था ये, जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की 2 ही स्पिन पॉसिबल है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पॉसिबल है। मतलब हमारे पास एस की 2 पॉसिबल वैल्यूज है, या तो +1/2 या फिर -1/2। क्लियर है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है, अभी तक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात होती थी, तो यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले जो डायरेक्ट आएंगे, जो आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, और ये आप लोगों को पता होंगे क्योंकि अब इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि पहले मैं आप लोगों को वो फॉर्मूले कहाँ से है वो बताऊँ।
ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा या केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। जैसे एस होता है तो एस से यहाँ पर टोटल हमारे पास अपभ्रष्टता कितनी आती है 2s + 1, जानते होंगे ये आप सब। जैसे हमारे पास एस की वैल्यू क्या है 0 या 1 है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो 2s + 1 से कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू अगर आप 1 रखो तो +1 बराबर आ जाएगा 3, और अगर 2 की वैल्यू आप 0 रखो +1 तो वैल्यू आ जाएगा बराबर 1। मतलब हमारे पास टोटल स्पिन कितनी होगी, या तो 3 होगी या फिर 1 होगी। यह हमें टोटल वैल्यू पता चलती है एस की। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम एल के लिए निकालते हैं। एल किस पर डिपेंड करता है, हमने देखा था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन से कक्ष में उपस्थित है, एस पी डी या एफ, उस पर डिपेंड करता है। एस में उपस्थित है, पी में है, डी में है या एफ में, तो इनके करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यूज फिक्स होती है। क्या होती है 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भ्रष्टता भी हम किससे निकालते हैं 2l + 1 से निकालते हैं। तो 0 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 1 1 हो जाएगी। पी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कर दो तो 3 हो जाएगी। डी के लिए क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और एफ के लिए 7 हो जाएगी। ठीक है, 1 3 5 और 7। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये देखो एस है तो एस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही ऑर्बिट होगा। ये एल क्या होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर द्विंशी क्वांटम संख्या, तो एस है, एस के रिस्पेक्ट में हमारे पास एस ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पी के रेस्पेक्ट में 3 वैल्यूज आ रही है, मतलब कि अगर कोई पी कक्ष है, अगर आप इसको आगे देखो तो ये 3 में स्प्लिट होता है, 3 कक्षाओं में विभक्त हो जाता है। ये हमारे पास वैल्यू आती है P1 P2 और P3। अब P1 P2 P3 अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे वो डिपेंड करता है, वो फिर आगे की थ्योरी होती है। ऐसे ही डी, तो डी के रेस्पेक्ट में हमारे पास वैल्यू क्या होती है। अब पी के जो 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू कौन सी होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास होती है जो एल की वैल्यू आई है -l से +l तक होती है, -l to +l, ये वैल्यू सबके लिए फिक्स है -l to +l। अब देखो -l से +l तक पी के लिए हमारे पास 3 वैल्यू है। पी की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी एल की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास एल की वैल्यू 1 है पी के लिए। ठीक है, हमारे पास टोटल वैल्यू अगर आप मतलब कि ये है कि बाइंडिंग फॉर्म में अगर हम देखें, नॉर्मली अगर हम ये देखें कि पी कक्षीय के सापेक्ष एल का मान हमारे पास कितना है 1 है। अगर हम एल के सापेक्ष अपभ्रष्टता देख रहे हैं कि ये कक्षा आगे जाके कितनों में विभक्त होगा, तो 12 + 1 से पता चला कि आपका पी कितने में विभक्त हो रहा है 3 में विभक्त हो रहा है। वो तीनों कक्षा कौन कौन से होंगे, तो -l से +l तक चले जाओ, मतलब कि l की वैल्यू कितनी 1 है तो -1 से +1 तक चले जाओ, मतलब -1 0 +1, ये कंडीशन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से डी है, डी आपका किस में विभक्त हो रहा है 5 में विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो डी को हम स्प्लिट करोगे अगर आप, तो डी आपका 5 में विभक्त हो जाएगा इस तरीके से। ये सब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, 5 में विभक्त हो जाएगा। 5 की वैल्यू इसके लिए भी -l से +l, तो डी के लिए l की वैल्यू कितनी है 2 है, मतलब -2 से +2 तक जाओ, तो जाओ -2 -1 0 +1 +2। इस तरीके से f के लिए हमारे पास कितने 7 वैल्यूज हो जाती है -3 से +3 तक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, टोटल 7 वैल्यूज हो जाएगी। इस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। ये जो बेसिक होता है ये फंडामेंटल होता है, इनको आगे फिर और भी ज़्यादा हम स्प्लिट कर सकते हैं ये सब चीज़। लेकिन ये बात किसकी होती है, ये तब तक आता है जब तक बात होती है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। क्लियर है। और टोटल अगर हम बात करते हैं कोणीय संवेग की, तो हम यहाँ पर कौन सा एंगुलर क्वांटम नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, जे जिसको हम बोलते हैं। जे बराबर कितना होता है l + s to l - s। जे की वैल्यू हमारे पास l + s to l - s तक आती है। प्रचक्रण कोणीय संवेग जिसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रचक्रण कोणीय संवेग जे l + s to l - s तक होता है। कब तक, जब तक आप इस लेवल पे बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात कर रहे हो, तो स्पिन होगा और स्पिन से रिलेटेड l की कुछ ना कुछ वैल्यूज प्रत्येक के सापेक्ष क्या है वो हमें यहाँ से पता चलती है। क्लियर है। l + s और l - s करके यहाँ से हम j का मान निकाल सकते हैं। अगर हम इससे ऊपर लेवल पर जाए तो फिर हम ये देखते हैं कि ये तो बात हुई बिल्कुल माइनर लेवल पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो देखते हो कि न्यूक्लियर की भी खुद की भी स्पिन होती है। मतलब जो पूरा नाभिक होता है, एक नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है आपको पता है, ये होता है नाभिक। इसके अंदर आपका एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये होता है नाभिक। तो इस नाभिक का खुद का भी स्पिन होता है, वो मेनली डिपेंड किस पे करता है, इस प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। जब ये प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है, मेनली किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस प्रोटॉन पर, ठीक है, कि प्रोटॉन की डायरेक्शन कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये कहलाता है मान, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्रोटॉन के बेस पर ही हम
ये जो न्यूक्लियर का स्पिन होता है, नाभिक का प्रचक्रण होता है, इसी के आधार पर हम किसमें बांटते हैं, ऑर्थो और पैरा, इन दोनों में बांटते हैं। ठीक है, ऑर्थो और पैरा का मतलब क्या कि हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी दो नाभिक हैं, स्पिन का मतलब अपनी अक्ष पर घूमना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो स्पिन मोशन करते हैं, साथ में ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमने कहा कि अब इससे ऊपर लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे नाभिक के साथ भी ऐसा होता है कि नाभिक भी आपका स्पिन मोशन करता है। क्लियर है? तो नाभिक के स्पिन मोशन के लिए हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई दो नाभिक की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नाभिक की बात कब करेंगे, जब हम एक पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक पूरे अणु की बात करेंगे, अणु की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण की हम बात कब करते हैं, जब हम परमाणु की बात कर रहे होते हैं, केवल एक एटम की बात कर रहे होते हैं। अब नाभिक के पूरे नाभिक की बात कब आएगी, जब आप एटम से ऊपर लेवल पर जाओगे। ठीक है ना, जब आप किस पे जाओगे, अणु के लेवल पे जाओगे। अभी तक आप परमाणु की बात कर रहे हो, एक परमाणु, तो उसमें तो आप केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर लो। जैसे आप अणु के लेवल में जाओगे तो आपको पता है एक अणु के अंदर तो कितने सारे छोटे छोटे परमाणु होते हैं। ठीक है ना, एक टोटल मॉलिक्यूल होता है, वो कितने सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है, वही कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो फिर हम सारे के सारे नाभिकों की बात करते हैं। कोई एक अणु की बात कर रहे हो, उस अणु में आपके पास बहुत सारे परमाणु होंगे। ठीक है, बहुत सारे परमाणु होंगे। अब उस प्रत्येक परमाणु के अंदर जो एक ना एक नाभिक उपस्थित है, तो वो नाभिक भी क्या करता है, स्पिन करता है, प्रचक्रण करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड होता है। तो अगर कोई भी दो नाभिकों की आप बात करो, कोई दो नाभिक का प्रचक्रण अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में अगर वो दोनों घूम रही है, तब तो उनका प्रचक्रण कैसा कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। और अगर उन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो उनका प्रचक्रण क्या कहलाता है, पैरा कहलाता है। ये होता है आपके पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये सब कुछ नोट नहीं करना, अब ये पूरा वापस नोट भी करेंगे और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी करवाएंगे। ठीक है, हाँ, देखेंगे नाभिक की स्पिन सांख्यिकी के बारे में। तो देखो, इसमें हेडिंग डालो और लिखना शुरू करो। देखो, इलेक्ट्रॉनों की भांति प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी नेज कोणीय संवेग होता है, नेज चक्रण कोणीय संवेग होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको, प्रचक्रण। कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन की भांति प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी नेज चक्रण कोणीय संवेग होता है, जिससे परमाणुओं के नाभिकों में परिणामी कोणीय संवेग होता है, जिसे सामान्य रूप से नाभिकीय प्रचक्रण कहा जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय प्रचक्रण जो हमने न्यूक्लियर स्पिन की बात की, ये न्यूक्लियर स्पिन, ये इसी को कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन किसकी वजह से हुआ, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। बाकी जो नॉर्मली हम स्पिन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखते हैं, यहाँ हम न्यूक्लियर लेवल पे बात करेंगे तो एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों के कारण इस पूरे नाभिक का भी खुद का स्पिन होता है। ठीक है,
प्रचक्रण कहा जाता है। फुल स्टॉप। नाभिकीय प्रचक्रण के संगत क्वांटम संख्या को कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है तथा इस चक्रण कोणीय संवेग का परिमाण है इसकी अपभ्रष्टता कितनी हो जाएगी, I इंटू I+1 h कट स्क्वायर। परिमाण √I इंटू I+1 h कट स्क्वायर के तुल्य होता है। ये इसके अंदर ये ठीक है ना, h कट स्क्वायर। अगर अंडर रूट के अंदर लिख रहे हो तो h कट स्क्वायर, बाहर लिख रहे हो तो h कट। ठीक है, I इंटू I+1 h कट के तुल्य होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, चक्रण I वाले नाभिकों के ये कैपिटल I वाले नाभिकों के कोणीय संवेग के बाहरी क्षेत्र में 2I+1 अभिविन्यास संभव है। 2I+1 अभिविन्यास संभव है। जैसे भी हमने देखा था, S के करस्पॉन्डिंग टोटल वैल्यूज कितने से हमने निकाली थी, 2S+1। L के करस्पॉन्डिंग किससे निकाला था, 2L+1। ठीक है ना, जैसे L की वैल्यू 0 1 2 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग एक हमारा जो भी ऑर्बिट है वो नेक्स्ट कितने में स्प्लिट होगा, कितनों में बटेगा वो, तो वो डिपेंड कर रहा था इससे। क्या आप S के लिए ले रहे हो तो L की वैल्यू 0 ले लो, मतलब वो 1 का 1 रहेगा। P के लिए इसकी वैल्यू 1 ले लो तो ये आपके पास टोटल 3, मतलब P आगे जाकर के 3 में विभक्त होगा, D आगे जाके 5 में विभक्त होगा। वैसे ही तो I को आप आगे स्प्लिटिंग किस में कर सकते हो, I के कितने अभिविन्यास संभव है, 2I+1 अभिविन्यास संभव है। ठीक है, 2I+1 से हमारा मतलब है ये कि जैसे देखो, अगर हम I की बात करें तो ये हो जाएगा, ये मान लो अगर हम बात कर रहे हैं +I और ये -I, ये हमारे पास हो जाएगा 1। +I -I 1। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, +I -I और +1 का मतलब ये तीनों इसके टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2I+1। ये बना लेना, अभिविन्यास संभव है। अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या I के कैपिटल I के 2I+1 स्तर होते हैं। 2I+1 क्या है, इसके इतने स्तर होते हैं जिनसे संबद्ध ऊर्जा भी समान होती है। मतलब I की आप जो भी वैल्यू लोगे, जैसे मान लो आपके पास I की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 3 वैल्यू आएगी। ठीक है ना, उन तीनों को आप जैसे डिवाइड कर दोगे, +I जैसे हमने पहले डिवाइड किया था, P को 3 में डिवाइड किया था, वैसे ही मान लो हम इसको आगे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास मान लो वैल्यू आ गई +I 0 और -I। तो ये तीनों के तीनों ऊर्जा स्तर कैसे हैं, इसके सापेक्ष ऊर्जा स्तर है। मतलब कि ये यही वाला हमारा जो ये मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आई गई हो तो ये आई है, इन तीनों की टोटल एनर्जी भी किसके इक्वल होगी, इस आई के इक्वल ही होगी। बस ये आगे इन 3 में स्प्लिट होगा, लेकिन इन तीनों की ऊर्जा भी इसके बराबर होगी। इसी को क्या कहा जाता है, अपभ्रष्टता कहा जाता है कि ऊर्जा के किसी एक मान के संगत कितने ऊर्जा स्तर संभव है। ऊर्जा के किसी एक मान के संगत कितने ऊर्जा के स्तर संभव है, वही क्या कहलाती है, उसकी अपभ्रष्टता। जैसे हम ये अपभ्रष्टता यहाँ पे जैसे क्वांटम में आप लोग पढ़ोगे, हमने पढ़ा भी था पहले भी, अपभ्रष्टता पढ़ा था, तो वो किसके बराबर, 2I+1। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको खूब आएगा अपभ्रष्टता, डिजेनरेसी। तो डिजेनरेसी रिलेटेड होती है कि किसी एक ऊर्जा के मान के संगत कितने ऊर्जा स्तर संभव है, वो उसकी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता। ठीक है, तो लिखो, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या I के 2I+1 स्तर होते हैं जिनसे संबद्ध ऊर्जा भी समान होती है। अर्थात अपभ्रष्टता
2i+1 गुणा होती है, अर्थात अपभ्रष्टता, डिजेनरेसी कितनी होती है? 2i+1 गुणा होती है, 2i+1 गुणा होती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, प्रायोगिक परिणामों से चक्रण क्वांटम संख्या कैपिटल आई और नाभिक की द्रव्यमान संख्या में महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या में महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है। ठीक है, क्या संबंध है? देखो, जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या विषम होती है, द्रव्यमान संख्या तो जानते हो ना, किसी नाभिक को हम जैसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये ZXA से, Z क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना, या उसका क्रमांक जो हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक है, और यहाँ पर ये A हमारे पास क्या होता है? ये होती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, जो टोटली किसके बराबर आती है हमारे पास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल में होती है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो देखो, जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या विषम होती है उसके लिए I का मान अर्ध विषम पूर्णांक होता है, मतलब हाफ इंटीजर आएगा। उसके लिए कैपिटल I का मान अर्ध विषम पूर्णांक होता है, अर्ध विषम पूर्णांक होता है। जैसे अर्ध विषम पूर्णांक 1/2, 3/2, 5/2 ... I की वैल्यूज बता रहे हैं। जहाँ पे A का मान कैसा होगा? विषम होगा, तो उसके लिए तो I का मान कैसा होगा आपके पास? अर्ध विषम पूर्णांक हो जाएंगे, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 ... तथा जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या सम होती है, जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या सम होती है उसके लिए I का मान पूर्णांक होता है, उसके लिए I का मान पूर्णांक होता है। जैसे पूर्णांक कैसे आ जाएगा? बीच वाले जो रह गए वो देख लो, जैसे अपने पास रह गया 1 और 3 के बीच में 2/2 कर दो, यहाँ रह गया 4/2 कर दो, यहाँ आगे रह जाएगा 6/2 कर दो, तो यहाँ से आपको पूर्णांक वैल्यूज क्या मिल जाएगी? 1, 2, 3 ... ठीक है, तो ये लिख लो, जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या सम होती है उसके लिए I का मान पूर्णांक होता है, यथा 1, 2, 3 ... से मतलब इन्फिनिटी तक आगे वैल्यूज आती जाएंगी ऐसी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? मतलब एक तरह से क्वांटम के अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज को, जो भी हमने लिखा है कि A का मान सम या विषम है, तो उसके अकॉर्डिंग I का मान कैसे डिसाइड होगा? तो क्वांटम के अकॉर्डिंग हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे क्वांटम में हमने सब चीजों को कैसे डिस्कस किया था? किसी तरंग फलन के द्वारा। हम किसी तरंग फलन को इससे प्रदर्शित कर रहे थे ना, psi-r-t से प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है। तो तरंग फलन से यहाँ हमारा मतलब क्या है कि अगर कोई तरंग फलन A के सम होने का मतलब ये है कि तरंग फलन हमारे पास कैसा हो? सममित तरंग फलन हो, सममित तरंग फलन हो। हम इसे इस टाइप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अगर तरंग फलन हमारे पास कैसी है? सममित है, तो I का मान क्या आ जाएगा? हमारे पास पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। और अगर तरंग फलन हमारे पास कैसा है? प्रतिसम्मित है, तरंग फलन हमारे पास प्रतिसम्मित है, तो हमारे पास I का मान क्या आ जाएगा? हाफ इंटीजर, 1/2, 3/2, 5/2। अब पता चलता है कि सम्मित और प्रतिसम्मित क्या होते हैं। तो तरंग फलन सम्मित प्रतिसम्मित होने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये साइन है कोई वैल्यू, ठीक है, आप कोई तरंग फलन है, आप इस पे माइनस ऑपरेट करो, ठीक है, माइनस साइन आपने ऑपरेट किया तो भी अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट साइन ही मिल जाता है, तो ये तरंग फलन कैसी होती है? सम्मित होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होता है जैसे कॉस का। इसी तरीके से अगर मान लो साइन पर अगर आपने कोई माइनस ऑपरेट किया और आपके पास वैल्यू माइनस साइन मिल गई, मतलब हमने क्या था, हमारे पास पहले क्या वैल्यू थी? साइन थी, और रिजल्टेंट क्या मिल गया? माइनस साइन मिल गया, तो ये तरंग फलन कैसी हो गई? प्रतिसम्मित। माइनस से मतलब समझ रहे हो? माइनस से मतलब कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले अगर हमारी तरंग कोई इस टाइप की आ रही थी आपके पास, तो रिजल्ट आपका मिल रहा है ये जस्ट अपोजिट, कि रिजल्ट के बाद आपको ये तरंग फलन मिल जाएगी, समझ रहे हो? ये है। या फिर अगर तरंग फलन कोई हमारे पास इस टाइप की मिल रही है, तो रिजल्टेंट हमारे पास तरंग फलन इस टाइप की मिल जाएगी,
प्रतिसमित। मैथमेटिकली इसको देखने का तरीका ये है कि आपको जो भी तरंग फलन दे रखा है साई के है, कोई तरंग फलन है, आप उस पर माइनस ऑपरेट करो। पहले से आपके पास तरंग फलन क्या है, साई है, आपने उस पर माइनस ऑपरेट किया, फिर भी अगर आपको रिजल्ट साई ही मिल रहा है तो तरंग फलन कैसा कहलाएगा, सममित। और अगर साई पर माइनस ऑपरेट करने पर रिजल्टेंट आपको माइनस साई मिल गया तो प्रतिसमित। तो सममित प्रतिसमित होने का मतलब वही है, या तो द्रव्यमान संख्या के फॉर्म में हमने बोला कि द्रव्यमान संख्या सम है तो या विषम है तो, या हम उसको क्वांटम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो क्वांटम के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि साई की वैल्यू अगर सममित है तो आई का मान हमें क्या होगा, इंटीजर मिलेगा, या साई का मान प्रतिसमित है तो आई का मान कैसा मिल जाएगा, हाफ इंटीजर मिल जाएगा। चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात साई का मान सममित या प्रतिसमित होने पर ऐसा करके ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आई आपको समझ पाए। अब हम किस में आगे, न्यूक्लियर स्पिन की बात हमने की है कि न्यूक्लियर स्पिन आई क्या होता है, उसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और आई की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती है, इंटीजर या हाफ इंटीजर, किस पे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ये सब चीजें हो गई। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द्विपरमाणु अणु के घूर्णी ऊर्जा स्तर घूर्णी ऊर्जा स्तर निम्न संबंध द्वारा दिए जाते हैं। संबंध द्वारा दिए जाते हैं। ई जैसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा स्तर है, कौन सा, घूर्णी ऊर्जा स्तर, मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, इनकी वैल्यू क्या होती है, जे इंटू जे प्लस वन, ये पहले पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जे इंटू जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू तो डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि ये तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री वगैरह के थ्रू होता है, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे। तो अभी अपन वो तो पढ़ नहीं रहे हैं कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं, तो अभी आप लिख लो, जब आएगा आपके तब आप लोग वहाँ ध्यान दे करके पढ़ लेना। जे इंटू जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट, ठीक है। जे यहाँ पे आपका क्या होता है, घूर्णी क्वांटम संख्या हम इसको कह रहे हैं, जे यहाँ जे क्या है, घूर्णी क्वांटम संख्या, और आई नॉट है जड़त्व आघूर्ण, म्यू आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण म्यू आर स्क्वायर। म्यू यहाँ पे समानित द्रव्यमान ले रखा है, ठीक है। फिर लिखो, घूर्णी स्तरों की अपभ्रष्टता भी 2j प्लस 1 होती है। ये घूर्णी स्तर है, और एक घूर्णी स्तर के संगत अगर अपन बात करें कि कितने लेवल्स अपने पास बचेंगे, तो घूर्णी स्तरों की अपभ्रष्टता हम उसे कहेंगे, वो अपभ्रष्टता भी कितनी हो जाएगी, 2j प्लस 1। घूर्णी ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता भी कितनी होती है, 2j प्लस 1 होती है। अतः घूर्णन संवितरण फलन, अतः घूर्णन संवितरण फलन कौन सा होता है, z। घूर्णन के सापेक्ष संवितरण फलन z को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो z इक्वल टू आपके पास आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इससे पहले हमारे पास ये कितना आया है, 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल, क्या वैल्यू आ जाएगा ये, माइनस j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8
पाई स्क्वायर आई नॉट इंटू के इंटू टी। जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको जेड घूर्णन के रूप में भी आप लिख सकते हो, जेड घूर्णन। घूर्णन के लिए समीकरण फलन दिया है इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कम ताप पर ऊर्जा स्तरों में, कम ताप पर ऊर्जा स्तरों में अंतर कम होने से, कम ताप पर ऊर्जा स्तरों में अंतर कम होने से विभिन्न के बजाय इन्हें सतत माना जा सकता है। विभिन्न के बजाय इन्हें सतत माना जा सकता है। सतत मानने का मतलब यह है कि ये जो विभिन्न हमने क्यों लिया है, यहाँ पे समेशन हमने लिया है। समेशन मतलब हम डिस्क्रीट सबको अलग अलग जोड़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा क्योंकि यहाँ ऊर्जा स्तर इनमें जो एनर्जी लेवल्स जो आप बता रहे हो कि जैसे एक एनर्जी लेवल्स आपका 3 में स्प्लिट हो रहा है, तो ये एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस क्या है, बहुत कम कम होता है। इसलिए हम इनको अलग अलग की बजाय एक कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मान सकते हैं। इनको हम ऐसे अलग अलग ना मान करके अलग अलग लेते हैं, तभी हम समेशन फॉर्म में लेते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए समेशन लेते हैं, हमने कहा इनको कंटिन्यूस मान सकते हैं। मतलब आप समेशन को यहाँ समाकलन से रिप्लेस कर सकते हो, इंटीग्रेशन से। ठीक है, इन्हें सतत माना जा सकता है, मतलब हम ये लिख सकते हैं, अर्थात ये समेशन को समाकलन से प्रतिस्थापित करने पर क्या वैल्यू आ जाएगा, जेड घूर्णन इक्वल टू समेशन हम ले लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू जे प्लस 1, j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी इंटू में लिख लेंगे डी जे इंटू डी जे। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मान ले, माना j इंटू जे प्लस 1 बराबर x मान लो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस जे, ठीक है, बराबर x है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2j प्लस जे का कितना हो जाएगा 1, जे के रेस्पेक्ट में कर दोगे इसको d अपॉन डी जे कर दो, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, जे स्क्वायर का हो जाएगा 2j प्लस जे का हो जाएगा 1 इंटू में डी जे बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी dx। क्लियर है, इस तरीके से माना है हमारे पास। तो j इंटू जे प्लस 1 की जगह हम रख देते हैं x, तो हमारे पास ये 2j प्लस 1 इंटू डी जे, ये टोटल वैल्यू किस में चली जाएगी, dx में। मतलब अब हमारे पास z घूर्णन बराबर क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल j इंटू जे प्लस 1 किसके बराबर है, x के बराबर, तो माइनस x इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी, ठीक है, और डीजे की वैल्यू ये 2j प्लस 1 इंटू डी जे पूरा किस में चला गया, dx में। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये घूर्णन के लिए हम क्यों ले रहे हैं सारी वैल्यू घूर्णन, क्योंकि यहाँ बात किसी कर रहे हैं, प्रचक्रण की, स्पिन की बात कर रहे हैं कि नाभिक कैसा हो रहा है, घूम रहा है, इसीलिए हमने प्रचक्रण लिया है। जो हमने स्टार्टिंग बात की थी ऑर्थो और पैरा, लिखेंगे वो डेफिनेशन भी, लेकिन वहाँ पे घूमने से ये रिलेशन था कि दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो
वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा z घूर्णन इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन एच स्क्वायर। ये वैल्यू डायरेक्टली हमें लिखनी है क्योंकि इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा इंटीग्रेशन, तो इतना ज़्यादा हमें डीपली में जाना नहीं है। फिर लिखो, यदि द्विपरमाणु कणों में दोनों परमाणु समान होते हैं, यदि द्विपरमाणु कणों में, हम एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी द्विपरमाणु कणु लेकर के चल रहे हैं, तो यदि द्विपरमाणु कणों में दोनों परमाणु समान होते हैं तो अणु को पाई कोण से घुमाने पर प्राप्त अवस्था, तो अणु को पाई कोण से घुमाने पर प्राप्त अवस्था प्रारंभिक अवस्था से अविभेद्य होती है। तो अणु को पाई कोण से घुमाने पर प्राप्त अवस्था प्रारंभिक अवस्था से अविभेद्य होती है। अर्थात प्रत्येक पूर्ण चक्कर में समान अवस्था 2 बार प्राप्त होती है। प्रत्येक पूर्ण चक्र में समान अवस्था 2 बार प्राप्त होती है। एग्जाम्पल समझे, हम यहाँ पर एग्जाम्पल किसके लिए ले रहे हैं, कोई हमने द्विपरमाणु कणु ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कैसे होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं ना, H2, O2, N2, ये सारे इस टाइप के बहुत सारे होते हैं द्विपरमाणु कणु होते हैं जिनमें 2 परमाणु। हम क्योंकि सबसे इजी लेकर के चलना चाह रहे हैं, सिंगल का तो हम ले नहीं सकते, द्विपरमाणु का एटलीस्ट लेना पड़ेगा इजी। अब यहाँ पे हम क्या बात करें, जैसे मान लो एक अणु में ये आपके पास 2 परमाणु हैं, ये 2 परमाणु, तो इनको हमने कहा है कि अगर पाई कोण घुमाते हो, मतलब जैसे आपके पास ये कोई मान लो गोला है, इसको आप पूरा पाई तक घुमाते हो, तो कहाँ से कहाँ तक घुमाओगे, जैसे आप इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हो, पाई तक आपने आधा ये घुमा दिया और आधा पाई आपने ये घुमा दिया, तो आपको ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपको कहाँ 2 बार मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम कोई राउंड, कोई मान लो ये कोई गोला है, कोई बॉल की तरह अगर हम इसको ले लेते हैं, अभी इस पोजीशन में, ठीक है, हमने इसको फिर यहाँ से ऊपर से पूरा हमने इसको घुमाया और इस पोजीशन में हम लेकर के आए, ठीक है। तो अगर हमने एक पूरा चक्कर फिर पाई से पाई लगाया, ये अभी यहाँ से हम पाई तक गए तो हमें ये कंडीशन मिल रही है, फिर हम यहाँ से फिर से पाई से गए, तो यही कंडीशन थी पहले, तो हमें एक पूरे चक्कर में कंडीशन 2 बार मिली है। जैसे स्टार्टिंग कंडीशन है ये, ठीक है, ये कैप से ध्यान रखो, कैप अभी इस तरफ है, ये पूरी कंडीशन है, हमने इसको पाई कोण घुमाया, ये पूरा 180 पर घूम गया। अब हमने पूरा चक्कर लगाना है, तो नेक्स्ट पाई कोण पूरा हम इसको घुमाए, ये हमने इसको अगला पाई कोण अब इससे घुमा दिया पूरा नेक्स्ट। अब हमारा कंप्लीट चक्कर हो गया 360 का। तो इस पूरे चक्कर में आपने देखा अब ये कैप वापस पहली जगह पर ही आ गया, तो सेम अवस्था हमें 2 बार मिली है। इसका मतलब अब एक एटम कितनी बार घूम रहा है हमें पता नहीं, तो यहाँ तो ये एक कंडीशन क्या करेगा, बार बार रिपीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसका मतलब Z घूर्णन में हम एक वैल्यू अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लिखो, इस त्रुटि को दूर करने के लिए, इस त्रुटि को दूर करने के लिए संवितरण फलन को निम्न रूप में लिखा जाता है। संवितरण फलन को निम्न रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिख सकते हैं कि Z घूर्णन बराबर हम लिखते हैं 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन एच स्क्वायर इंटू सिग्मा। एक फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, वो फैक्टर हमारा होता है सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ सिग्मा क्या है, ये होता है हमारा सममिति फलन, मतलब डिवाइड करने का मतलब जितना बार हमारे पास वो जो सेम वैल्यू जो रिपीट हो रही है हम डिवाइड कर देंगे तो वो उतनी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें बिल्कुल हमारी शुद्ध मान जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सिग्मा क्या होता है, सममिति फलन है, सममिति गुणन लिख सकते हो, सममिति गुणन, सिमेट्री फैक्टर, सममिति गुणन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू से मतलब हमारा ये है, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बराबर 2 होगा। कब, यदि दोनों एक एटम में जो हम 2 परमाणु लेकर के चल रहे हैं, दोनों परमाणु कैसे हो, समान हो। यदि दोनों परमाणु समान हो, तो ये अभी हमने देखा था दोनों परमाणु समान होंगे तो हमारे पास एक कंडीशन 2 बार रिपीट होगी,
उस टाइम पे सिग्मा का मान 2 है, मतलब हम 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। और बाकी कंडीशन में सिग्मा बराबर 1 होगा यदि दोनों परमाणु कैसे हो, भिन्न हो। भिन्न होने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो HCl जैसे हम लेते हैं, HCl है, NaCl है, इनमें क्या है आपके पास 2 एटम है लेकिन एक एटम अलग है, एक एटम अलग है, तो ये दोनों किसी भी एंगल पे घूमे दोनों के लिए सेम कंडीशन नहीं मिलेगी। वही एग्जांपल के लिए अगर जैसे हमने हाइड्रोजन लिया था, H2 लिया था, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, तो दोनों 180 घूमने पर दोनों के पास हमारे पास सेम कंडीशन आ जाएगी। उस कंडीशन में 2 से रिपीट करेंगे, अदरवाइज 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बिल्कुल शुद्ध मान आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जेड घूर्णन हमारे पास आया है किसके लिए, नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी के लिए, कि वैल्यू ये होती है। अब डिपेंड होता है कि अलग अलग हम किस प्रकार के एग्जाम्पल लें, जैसे हमने द्विपरमाणु कणों का एग्जाम्पल लेकर के बात की है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हम कौन सा, कोई से भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिए सारे, यहाँ पे लिखा जो द्विपरमाणु कणु, वहाँ चाहे ब्रैकेट में सारे एग्जाम्पल आप लिख लेना, H2O2 N2 HCl कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू 2 या 1 किस पर डिपेंड करती है कि आपके पास दोनों परमाणु समान है या भिन्न है। इनके एग्जाम्पल समझ में आ गए। समान होने का मतलब जैसे H2O2 N2 है, भिन्न मतलब जैसे HCl है, NaCl है, ये 2 एटम्स है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे जितने भी एटम्स हैं उन सब के लिए जो कमांड हमारे पास फॉर्मूला होगा Z घूर्णन संवितरण फलन, वो किससे दिया जाता है, इस वैल्यू से दिया जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्पेशली हमें जो केस पढ़ना है वो पढ़ना है ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। इसी के अंदर हमें जो एग्जाम्पल पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, तो उसको हम पढ़ेंगे। लिखो हाइड्रोजन अणु के लिए हाइड्रोजन अणु के लिए, ठीक है, द्विपरमाणु अणु का एग्जाम्पल है। देखो इसमें हाइड्रोजन के अणु में, हाइड्रोजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। प्रत्येक के नाभिक में, प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से मतलब है ब्रैकेट में लिखना है 3, मतलब समझ में आ जाएगा भी आपको। लिखो एक प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिखना है 3, वह एक इलेक्ट्रॉन होता है, वह एक इलेक्ट्रॉन होता है, फुल स्टॉप। परिणामी नाभिकीय चक्रण S का मान, परिणामी नाभिकीय चक्रण S का मान, S का मान कितना होगा, 0 तथा 1 होता है, 0 या 1 होता है। क्लियर है? तो वो 3 का मतलब समझ में आ गया। S की वैल्यू 0 1 पर डिपेंड कर रही है। S को हम किससे लेते हैं, 2s + 1 से लेते हैं। 0 लेने की कंडीशन में अगर फॉर 0 अगर हम बात करें, और 0 के लिए तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर फॉर 1 हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यही हमने बात की है कि प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन की कंडीशन कैसी हो जाएगी हमारे पास 1 + 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप हाफ कौन सा लोगे, न्यूट्रॉन का प्लस प्रोटॉन दोनों का लोगे, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू होगी 1, और अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी, ओनली इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल होगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो प्रोटॉन 3 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। परिणामी नाभिकीय चक्रण S का मान 0 या 1 होता है। लिखना चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख लो, 2s + 1 से लिख लो ना ये। और 0 के लिए वैल्यू हो जाएगी 1, और फॉर 1 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो घूर्णन तरंग फलन सम्मित होने पर, घूर्णन तरंग फलन सम्मित होने पर
s बराबर 1 होने की स्थिति में, s बराबर 1 होने की स्थिति में 3 चक्रण अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है, 3 चक्रण अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है तथा अपभ्रष्टता 3 होती है, तथा अपभ्रष्टता 3 होती है। कैसे होती है समझ में आ गया ना? यही अब ऑलरेडी लिख चुके हो आप। 2s+1 से s बराबर 1 होने की कंडीशन में अपभ्रष्टता कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो यह अवस्था ऑर्थो अवस्था कहलाती है, यह अवस्था ऑर्थो अवस्था कहलाती है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखना, ऑर्थो अवस्था, यह अवस्था ऑर्थो अवस्था कहलाती है। फुल स्टॉप। परंतु जब s बराबर 0 हो, परंतु जब s बराबर 0 हो तो 2s+1 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 0+1 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। देखो तो 2s+1 से ये वैल्यू लिख लेना, बराबर कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं वैसे भी 1 हो तो यह अवस्था प्रतिसम्मित होती है, तो यह अवस्था प्रतिसम्मित होती है। इसे पैरा अवस्था कहते हैं, पैरा स्टेट या पैरा अवस्था, पैरा अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ऑर्थो और पैरा समझ पाएंगे, ऑर्थो और पैरा कहते हैं। फुल स्टॉप। अतः सामान्य ताप पर हाइड्रोजन अणु में 3 भाग ऑर्थो व 1 भाग पैरा होता है, 3 भाग ऑर्थो व 1 भाग पैरा होता है। क्लियर है? टोटल ऑब्वियसली सी बात है, हाइड्रोजन एटम में हमने बताया 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिल करके हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक में हाइड्रोजन में हम क्या बोलते हैं कि एक प्रोटॉन बोलते हैं, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, ऑब्वियसली सी बात है। इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, मतलब टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 में से हमने बता दिया 3 की कंडीशन कौन सी होती है? ऑर्थो वाली, और 1 की कंडीशन होती है पैरा वाली। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई हाइड्रोजन एटम के लिए। तो लिखो इसमें, नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि सामान्य हाइड्रोजन को ऑर्थो व पैरा का मिश्रण मान लिया जाए, ऑर्थो व पैरा का मिश्रण मान लिया जाए, ऑर्थो व पैरा का मिश्रण मान लिया जाए तो वे घूर्णन अवस्थाएं जिनके लिए क्वांटम संख्या ये स्मॉल j के मान विषम अर्थात 1 3 5 ... आदि प्राप्त होते हैं, ब्रैकेट में लिखना, अर्थात घूर्णन तरंग फलन प्रति सम्मित। पहले हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर के लिए घूर्णन तरंग फलन की साई की वैल्यू कैसे सम्मित और प्रतिसम्मित होगी। ए पे हमने बोला या तो ए की वैल्यू से देख लो, द्रव्यमान संख्या विषम हमने कहा था, द्रव्यमान संख्या विषम कह लो, या फिर कह लो कि तरंग फलन कैसा हो? प्रतिसम्मित हो। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, घूर्णन तरंग फलन प्रतिसम्मित, ब्रैकेट बंद, वह चक्रण अवस्था सम्मित होती है, कॉमा
उनकी साम्यावस्था में प्रायिकता का मान अधिक होगा। उनकी साम्यावस्था में प्रायिकता का मान अधिक होगा तथा ये ऑर्थो अवस्था कहलाती है। तथा ये ऑर्थो अवस्था कहलाती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखो। जे के सम मान वाली घूर्णन अवस्था, जे के सम मानों वाली घूर्णन अवस्था अर्थात जे इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, अर्थात जे इक्वल टू 0 भी लगाना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 डॉट 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 मान की अवस्थाओं में घूर्णन तरंग फलन 0 2 4 मान की अवस्थाओं में घूर्णन तरंग फलन सममित परंतु चक्रण अवस्था प्रतिसम्मित होती है। घूर्णन तरंग फलन तो कैसा हो जाएगा? सममित, परंतु चक्रण अवस्था प्रतिसम्मित होती है। फुल स्टॉप। इस अवस्था की प्रायिकता कम होती है, इस अवस्था की प्रायिकता कम होती है, वह इसे पैरा अवस्था कहते हैं। पैरा अवस्था कहते हैं। तो प्रायिकता कम और ज्यादा समझ में आ रही है। ये अवस्था कौन सी थी? ऑर्थो थी। और हमने ऑर्थो की कितनी कंडीशन मानी थी? 3 स्टेट है ऑर्थो की, और ये कंडीशन है पैरा के लिए। और पैरा की कितनी स्टेट ली है? 1। तो इसकी प्रायिकता कम होती है और इनकी प्रायिकता कितनी होती है? अधिक होती है। ये ऑर्थो और पैरा कंडीशन के हमारे पास 2 डेफिनेशन, किसी भी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो। ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन के, ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन के घूर्णन संवितरण फलन को, घूर्णन संवितरण फलन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, z की अगर हम बात करें, पहले हम किसके लिखते हैं? z घूर्णन अगर हम लिखते हैं पैरा के लिए, z घूर्णन पैरा के लिए, तो वैल्यू क्या लिख दोगे? अब अब हम बात करें, जैसे हमने सेम न्यूक्लियर स्पिन की बात की थी स्टार्टिंग में, z का मान समेशन लिया था, फिर उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह अब हम एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, तो सेम बात। तो अब यहाँ पर z के मान में हमारे पास j बराबर 0 टू इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पैरा के लिए ले रहे हैं। पैरा के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? 0 2 4 0 2 4 डॉट 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 ये वैल्यूज। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2j प्लस 1, यहाँ से इन्फिनिटी, 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू जे प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी। लिख लो 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी। इसको आप चाहो तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे देना। वहाँ तक हमने अगर 4th 5th कुछ भी इक्वेशन पढ़ी हो, 6 पढ़ी थी शायद, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 7। ठीक है, सेम अगर हम बात करें z घूर्णन ऑर्थो की, तो z घूर्णन ऑर्थो, तो ऑर्थो के लिए हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? समेशन j बराबर, ऑर्थो के लिए क्या है? 135 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू जे प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी। इक्वेशन नंबर 8। मतलब पहले हमने डायरेक्टली पूरे न्यूक्लियस के लिए, नाभिक के लिए बात कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला पूरे नाभिक के लिए था। डिफरेंस ऑनली ये था, जे की वैल्यू डायरेक्टली हमने 0 से इन्फिनिटी तक ले ली थी। ठीक है, यहाँ हम हाइड्रोजन के लिए बात करें, तो हाइड्रोजन में पहले हमने देखा स्पिन के बेस पे, वहाँ हमें पता चला कि 3 स्टेट ऑर्थो होती है, 3 स्टेट पैरा होती है। ऑर्थो पैरा की किस डेफिनेशन है वो हमने लिखी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा में बांटा। तो अब यहाँ पे z घूर्णन लेंगे, तो अब यहाँ पे z घूर्णन ऑर्थो कंडीशंस के लिए अलग, पैरा के लिए अलग। फॉर्मूला सेम है, ओनली वैल्यू डिपेंड करेगी j पर। j की वैल्यू 0 2 4 है या 135 है, लिख लो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। उच्च तापों पर, उच्च तापों पर, अब अपने को ये चीज पता है, यहाँ पर पैरा के लिए अपने पास कंडीशन क्या है? इसका गुणन अपन एक तरीके से अगर लेना चाहें तो इसका गुणन अपने पास है 1। ठीक है, और z घूर्णन है, घूर्णन की वैल्यूज अपने पास कितनी है? टोटल 3 वैल्यू है।
ठीक है। टोटल वैल्यू अपने पास घूर्णन सॉरी ऑर्थो के लिए कितनी वैल्यू है, टोटल 3 वैल्यू है। तो इन दोनों को मिला करके हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एम्प्लाइज अगर हम टोटल दोनों को मिला करके लिखना चाहे, टोटल जेड घूर्णन की बात करें, जेड घूर्णन ऑर्थो प्लस पैरा दोनों इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो पैरा वाली कंडीशन आपको खुद को पहचानिए, पैरा कंडीशन कितनी है कि अपने पास 1, तो 1 इंटू में अपन ने ले लिया समेशन जे इक्वल टू 1 3 डॉट 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 हो जाएगा 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी। क्लियर है, इतनी कंडीशन पैरा वाली हमारे पास आ गई। प्लस अब हमारे पास ऑर्थो कंडीशंस कितनी थी हमारे पास 3, तो ये ले लो इंटू में 3 और समेशन जे बराबर 0 2 4 2j प्लस 1 माइनस j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी। ये अपने पास टोटल जेड घूर्णन का मान आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। शायद उल्टा लिख दिया, ऑर्थो और पैरा का मान यहाँ पे उल्टा लिख दिया नहीं है, ये तो लोग आप ऑर्थो की 0 2 4 ठीक है प्लस 3 इंटू ये वैल्यूज हो जाएगी पैरा 1 3 5 ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट टाइम लिखो उच्च ताप पर गुणक 1 व 3 का औसत करके 1 व 3 का औसत करके संवितरण फलन ज्ञात कर लिया जाता है। संवितरण फलन ज्ञात कर लिया जाता है दोनों का औसत लेकर के। एवरेज अगर हम वैल्यू लें दोनों का औसत, तो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 1 और 3 का एवरेज कितना आता है 2। कितना हो जाएगा अपने पास एम्प्लाइज उच्च ताप पर औसत आप क्या लोगे 1 प्लस 3 का अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 2 के इक्वल। ठीक है, तो एम्प्लाइज आपके पास नेट संवितरण फलन कितना मान आ जाएगा अपने पास समेशन। अब इंटू में 2 कर देते हैं, दोनों का एवरेज आ गया 2, इन दोनों को मिला करके 2 समेशन आपके पास जे की वैल्यू के लिए आ जाएगा ये 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी। ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू में नेट संवितरण फलन जे बराबर 0 से इन्फिनिटी के लिए, ये 0 से इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर इसको दे देना 9, एवरेज ले लिया तो इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी अपने पास 10। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी अपन वही सेम जैसे लास्ट अपने
न्यूक्लियर स्पिन जब पता किया था तो अपने ये मान लिखा था कि उच्च ताप पर ये जो ऊर्जा फलन होते हैं इनका मान में अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम इनको अलग अलग नहीं लेकर के सतत रूप से मान सकते हैं ऊर्जा को। मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन यूज ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन यूज लेने पर इस पूरे का इंटीग्रेशन हमारे पास मान क्या आया था, वहाँ से हम सीधे लिखते हैं, तो इसे हम ये लिख सकते हैं बराबर, कहाँ से लिखा समझ में आ जाएगा। अब जैसे लास्ट हमने नाभिकीय सांख्यिकी की जहाँ पे लास्ट हमने डेफिनेशन लिखी थी, सॉरी लास्ट जो फॉर्मूला लिखा था वो यही लिखा था, ये वैल्यू आई थी, फिर हमने कहा था लेकिन उच्च ताप पर ऊर्जा का मान में अंतर बहुत कम होता है, तो इनको अलग अलग मतलब समीशन फॉर्म में ना लेकर के एक साथ ले सकते हो समाकलन के रूप में। इसका समाकलन क्या था, तो वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन एच स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी हमारे पास समाकलन की। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में, लिख लो, ठीक है। या फिर अपन इसको कुछ और बाद में हमने वही जो अगर हमारे पास दोनों अगर एटम सेम है तो हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही थी कि एक कंडीशन दो बार रिपीट हो रही थी, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया था, सिग्मा से डिवाइड किया था, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ईटा इंटू 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन एच स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है, z का मान, z घूर्णन, z घूर्णन, ठीक है। यहाँ पे ईटा का मान वही है, अगर दोनों के चक्रण कैसे हैं, समान है, तो आपके पास ईटा बराबर 2 आ जाएगा। अगर उनके बहुत ज़्यादा चक्रण है तो ईटा की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो सिग्मा उनसे डिवाइड होकर के उन वैल्यू को रिमूव कर देगा। ये था हमारा न्यूक्लियर स्पिन सांख्यिकी। लिखो इसमें लास्ट में, देखो अर्थात स्पष्ट है, स्पष्ट है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त होकर जब दो हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त होकर हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, तो उस पर दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, तो उस पर दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार विपरीत दिशाओं में होता है, विपरीत दिशाओं में होता है। विपरीत दिशाओं में होता है, परंतु दोनों प्रोटॉनों का चक्रण, परंतु दोनों प्रोटॉनों का चक्रण, ब्रैकेट में लिखना नाभिकीय प्रचक्रण, नाभिकीय प्रचक्रण, नाभिकीय प्रचक्रण ब्रैकेट में एक दिशा में भी हो सकता है, एक दिशा में भी हो सकता है और विपरीत दिशा में भी। मतलब इलेक्ट्रॉनों का चक्रण तो हमेशा अपोजिट होगा ही, वो तो पाउली कहता है, ये पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वही था कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिट में, तो हमेशा वो एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें इसमें प्रोटॉन का चक्रण कैसा है, जिसको हम नाभिकीय स्पिन कहते हैं, तो वो आपका सेम डायरेक्शन में भी पॉसिबल है और अपोजिट डायरेक्शन में भी, ठीक है, और विपरीत दिशा में भी। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणु के नाभिकों का चक्रण, जब हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों का चक्रण एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, तो उसे ऑर्थोहाइड्रोजन, तो उसे ऑर्थोहाइड्रोजन व यदि विपरीत दिशा में होता है, यदि विपरीत दिशा में होता है तो उसे पैराहाइड्रोजन कहते हैं, तो उसे पैराहाइड्रोजन कहते हैं, तो उसे पैराहाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास था न्यूक्लियर स्पिन। और यहाँ से फाइनल हम एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, सीवी का ग्राफ देख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बनाते हैं सीवी का, हमारे पास सीवी मतलब विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का ग्राफ कैसा आएगा,
टेम्परेचर में अगर ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा ग्राफ मिला। टेम्परेचर है केल्विन में, यहाँ हमने ले लिया है CV, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीनों कंडीशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ऑर्थो के लिए, पैरा के लिए और नॉर्मल कंडीशन में हमें जैसा ग्राफ मिलता है वो। तो देखो यहाँ पर हमें एक कर्व मिला कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का मिला, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, कितना मान लो ये कुछ इस टाइप का, मतलब पहले ऊपर की तरफ पीक जा करके कम हुआ मान इसका बनाना, मतलब 1 मिनट इस तरीके से, थोड़ा बहुत ज़्यादा शार्प पीक नहीं, हल्का सा इसमें आया, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जबकि अगर हम वैल्यू देखें तो हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिलता, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखते तो ग्राफ मिलता कुछ ऐसा। और अगर हम बात करें ऑर्थो कंडीशन में, ऑर्थो कंडीशन में हमें कुछ ये ग्राफ मिला, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के हमें तीनों ये हमारे पास मिला पैरा हाइड्रोजन के लिए, ये मिला है नॉर्मल हाइड्रोजन के लिए, और ये मिला है ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए। बना लो। तो यहाँ से क्या क्लियर पता चल रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में देखें तो कुछ ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं दिख रहा, टेम्परेचर के साथ CV का मान बढ़ता जा रहा है। ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो का मान भी सीधे बढ़ता जा रहा है, कुछ पहले थोड़ा कम बढ़ता है फिर ज़्यादा ही बढ़ जाता है। पैरा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है कि पैरा का मान पहले ऊपर गया और शार्प पीक तक चला जाता है, ऊपर बढ़ता है और फिर इसका मान कम हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ हमें यहाँ से ग्राफ मिल जाता है। ये था आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर स्पिन या नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी, क्लियर है। और इसके साथ आपकी स्टेटिस्टिक्स हो गई।